वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है और आप लोग जम के पढ़ाई करते रहें। सिर पर एग्ज़ाम आ चुका है। अपन लोग एग्ज़ाम को तैयारी इस तरह से अपने स्ट्रेटजी के साथ करें जिससे कि हमारे एग्ज़ाम आए और बेहद हम अपने तैयारी के साथ उसको निपटा लें। मेरे दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने बात कर रहे थे वह हमारा इंडियन इकोनॉमी का हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्लासिफिकेशन को देखा था। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इकोनॉमी का जो हमारा सेक्टर्स होता है वो हम लोग सेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर्स होते हैं। देखो, आप लोगों को बचपन से बताया गया है सेक्टर्स का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो आप लोगों को बचपन से बताया गया है कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर होते हैं, लेकिन हम लोग 5 पढ़ेंगे। एक हमारा प्राइमरी सेक्टर्स होता है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा होगा सेकेंडरी, देन आफ्टर टर्शियरी, क्वार्टरनरी और लास्ट आपका जो होगा वो होगा क्वेनरी। यानी हमारे इकोनॉमी में ओवरऑल यदि देखा जाए तो इकोनॉमी में टोटल हमारे 5 सेक्टर्स होते हैं। 5 कह सकते हैं अर्थशास्त्र के हमारा क्षेत्र होते हैं और ये 5 क्षेत्रों को हमें अच्छे से समझना होगा। देखो, हमारा सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर जो होता है, ये प्राइमरी सेक्टर को हम लोग कहेंगे क्या? तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि वैसा सेक्टर्स जहाँ पर जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, जो भी पदार्थ होती हैं, वे हमारे रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त होते हैं, कच्चा माल के रूप में प्राप्त होते हैं, कृषि या संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो वैसे क्षेत्रों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। इज इट क्लियर? यानी एक ऐसा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां पर हमें प्राकृतिक जो होती है, एक नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं, एक नेचुरल एंड रॉ मटेरियल के रूप में जो हमें उपलब्ध हो पाते हैं, वह हमारा प्राइमरी सेक्टर्स कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप कहेंगे जो कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है या आप कहेंगे वह क्षेत्र जो कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से कच्चा पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्राइमरी क्षेत्र को हम कृषि व संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि व संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इन इंग्लिश आप कहेंगे, इसे तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्या? तो हिंदी में इसे आप प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र इसे हिंदी में कहा जाता है। और इसे हमने बताया कि हमारा जो प्राइमरी क्षेत्र होता है, प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, तो एक ऐसा क्षेत्र जहां से हमें रॉ मटेरियल्स, इन इंग्लिश इसे आप कहेंगे, जहां से हमें रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं और रॉ मटेरियल्स प्राप्त होने के कारण इसे हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो सेक्टर होता है, इसे हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब इस तरह से इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां से हमने बताया कि हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं, कच्चा पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो होता है प्राइमरी क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे आप कहेंगे कृषि, है ना, आप कहेंगे वानिकी, आप वानिकी यानी वन, जंगल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं जंगल, है ना। आप कह सकते हैं माइनिंग यानी खनन, उत्खनन। आप मछली पालन कह सकते हैं, अंग्रेजी भी कर दूंगा। आप पशु पालन कह सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, ठीक है बाबू लोग। तो ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं सारे हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। इन इंग्लिश इसको आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री
खनन और उत्खनन ऑफ माइनिंग, मछली पालन पीसी कल्चर, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, मधुमक्खी जो है आपका, है ना, एपीकल्चर। तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, इसे हमें केवल रॉ मटेरियल ही प्राप्त होता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां से हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं, कच्चा पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा क्षेत्र जो होता है प्राइमरी क्षेत्र कहलाता है। और वर्तमान की यदि स्थिति की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे देश का जो जीडीपी है, इस जीडीपी में लगभग आप कहेंगे कि लगभग इसकी योगदान जो है 15 से 17% का योगदान है। कितना? लगभग 15 से 17% का योगदान जो हमारे देश का जीडीपी है, उसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर का है, यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का है। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं कि मैं मानता हूं कि भारत के जीडीपी जो है, भारत के जीडीपी में हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी यानी जो सेवा क्षेत्र होते हैं, सेवा क्षेत्र का बहुत ज़्यादा योगदान हो चुका है। फिर भी मैं मानता हूं कि आज भी भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा यदि एम्प्लॉयमेंट देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह क्षेत्र आज भी हमारा एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, जिसे आप प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। तो हमने बताया कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, जहां से हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं, जहां से हमें कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे सारे के सारे सेक्टर्स जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। और इस तरह से आज के डेट में भारत की जो हमारा जीडीपी है, इस जीडीपी में लगभग 15 से 17% का जो कंट्रीब्यूशन हमारी है वह हमारा प्राइमरी सेक्टर का है, यानी एग्रीकल्चर और एलाइड जो हमारा सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये आपका हुआ प्राइमरी सेक्टर्स। यदि हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो आप सेकेंडरी सेक्टर्स का पे आ जाते हैं। तो देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंडरी को आप समझते हैं, अच्छे से समझिएगा। तो दूसरा आपका है सेकेंडरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर का हिंदी होता है द्वितीयक क्षेत्र। इसे कहीं कहीं आपका जो होगा निर्माण विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। निर्माण विनिर्माण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश में आ जाओ तो ये हमारा जो सेकेंड पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है? तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब कह सकते हैं कि इसके माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के वह क्षेत्र जिसके माध्यम से, इंग्लिश भी लिखवाऊंगा, जिसके माध्यम से उद्योग धंधा निर्माण विनिर्माण गतिविधियों को स्थापित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, इस सेकेंडरी सेक्टर को आप अपने भाषा में कहेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर इज आवर, यू कैन से दिस इज आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हम कहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं, ये सभी क्षेत्र जो होते हैं ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। यानी जब हमारे पास रॉ मटेरियल जब होता है, तो उस रॉ मटेरियल को जब हम पक्का मटेरियल बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम किसी न किसी प्रकार के जो हमारा इंडस्ट्री होता है, उद्योग जो होते हैं, जिसमें उद्योग का प्रयोग कर लिया जाता है, यह सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग का निर्माण होता है ना, जैसे आपने ब्रेड का निर्माण किया, जैसे आप गारमेंट्स यानी क्लोथ्स हमारे होते हैं,
तो ये सारे के सारे जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। क्यों? जैसे मान के चलते ये हमारा बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो इस बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए बेटा आपको चाहिए सीमेंट, ध्यान देना, आपको चाहिए बार्स, आपको चाहिए, है ना, आपको चाहिए ब्रिक्स। तो मायने सी बात है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का निर्माण कहाँ होगा? तो सबसे पहले हमारा सॉइल होते हैं, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, ये हमारा एक रॉ मटेरियल है, ध्यान देना, दिस इज आवर रॉ मटेरियल। अब इसके बाद इसको हम कहाँ ले जाएंगे? तो चिमनी में। तो व्हाट डू यू मीन बाय चिमनी? चिमनी इज आवर इंडस्ट्री, चिमनी इज आवर इंडस्ट्री, चिमनी हमारा एक इंडस्ट्री है। और चिमनी के माध्यम से हमारा निकलेगा क्या? तो चिमनी के माध्यम से हमारा निकलेगा ब्रिक्स, ध्यान देना, चिमनी के माध्यम से हमारा निकलेगा ब्रिक्स। तो मायने सी बात है कि हमारा केवल यदि हम सॉइल की बात करते तो सॉइल इज आवर प्राइमरी सेक्टर, लेकिन सॉइल से जब हम एक ब्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं, जब हम एक ईंट का निर्माण कर रहे हैं, तो ईंट को बनाने के लिए हमने एक उद्योग का प्रयोग किया जिसका नाम है चिमनी। तो चिमनी के माध्यम से हमारा निकला ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स जो हुआ ये हमारा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का पार्ट हुए, इंडस्ट्री का आउटपुट हुए, तो इसलिए ब्रिक्स जो हमारा होगा ये हमारा सेकेंडरी होगा। और ब्रिक्स के माध्यम से हमारा बिल्डिंग का निर्माण हुआ। ध्यान दो, जैसे आपका चावल होता है या गेहूं होता है, तो गेहूं से आपने आटा, आटा से आपने ब्रेड बनाया, जिसके बीच में आपने मिल का प्रयोग किया या नहीं किया? तो जो भी हमारा इंडस्ट्री का प्रयोग होने के बाद जब वो हमारे आउटपुट के रूप में या कि रिजल्ट के रूप में जब हमें प्राप्त होता है, तो वह हमारा पार्ट जो होता है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। आज भी लगभग भारत की इकोनॉमी में यदि देखा जाए तो लगभग 25 से 27%, 25 टू 27% जो है ये हमारा कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। तो यही कारण हो सकता है कि भारत का जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहा जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां से हमें औद्योगिक गतिविधियां होती है, औद्योगिक आउटपुट हमें प्राप्त होते हैं, उद्योग का प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सारे सेक्टर जो होते हैं वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकेंड आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आप बताएंगे, जो भी जुड़े होंगे बच्चे वो कमेंट करेंगे। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अपना स्पीड में क्लास चलाते जाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि सर ये नहीं छूटा, ये नहीं समझ में आया, तो उसके लिए जिम्मेवार आप ही होंगे। इसलिए आप रेस्पॉन्स जरूर हमें दें कि हाँ सर ये क्लियर हो गया, आगे आप बढ़िए। हमारा थर्ड जो होता है साहब उसको हम लोग टर्शियरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसे हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर का हिंदी होता है तृतीयक क्षेत्र, ध्यान देना, इसका हिंदी जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। ये तृतीयक क्षेत्र क्या होगा साहब? तो देखो तृतीयक क्षेत्र जो होता है इसे हम अपनी भाषा में सबसे पहले टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर्स भी इसको कहा जाता है, यानी कोल्ड कर देता हूं, यानी इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से सेवा प्रदान किया जाता है, सेवा प्रदान किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप कहेंगे, जैसे आपका बैंकिंग हो जाता है, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, यू कैन से इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, ठीक है। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ सेवा यानी सर्विस। अब एक समझने की कोशिश करना, जैसे मान के चलते इसको हम समझा रहा हूं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम लेता हूं, तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक 4 व्हीलर्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज आवर 4 व्हीलर्स, ओके। अब ये जो हमारे पास 4 व्हीलर्स है, दिस इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको आप कहेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का एक साधन है। अब इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हुआ, इसे बनाने में आपको क्या क्या लगे? तो इसे बनाने में हमें रॉ मटेरियल के रूप में यदि देखा जाए, तो रॉ मटेरियल्स के रूप में आपको क्या क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा?
तो सबसे पहला तो बेटा इसमें आप कहोगे कि सर इसमें जो हुआ हमारा आयरन ओर्स लगे, ठीक है, यानी जो ज़मीन से प्राप्त हुए। आप कहेंगे कि सर इसमें वुड लगा, लकड़ी लगा। आप कहेंगे सर इसमें स्टील का प्रयोग किया गया होगा। तो ये सारे के सारे जो है आपको रॉ मटेरियल्स हैं। इट हैज बीन फाउंड रॉ मटेरियल, इट मीन टू सेइंग ऑल अबाउट द प्राइमरी। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हुए, ठीक है। अब उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुआ? तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो गाड़ी या व्हीकल्स जो होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेटा हुआ कहाँ? तो आप कहेंगे कि सर कहीं फैक्ट्री में हुआ। तो फैक्ट्री का मतलब अब कह सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। और इंडस्ट्री की बात जैसे हुआ तो यानी ये आपका हुआ सेकेंडरी सेक्टर। क्या हुआ? दिस इज आवर सेकेंडरी सेक्टर। और अब ये आपके माध्यम से क्या दे रहा है? ये आपको प्रोवाइडिंग, आपको ट्रांसपोर्ट यानी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सर्विस ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये क्या हुआ? टर्शियरी। यानी हम कह सकते हैं कि टर्शियरी जो सेक्टर्स होते हैं, ये टर्शियरी सेक्टर्स का जो जन्म होता है, ऐसे समझो। तो टर्शियरी सेक्टर्स का जन्म होने के लिए या टर्शियरी को मजबूत बनाने के लिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो दोनों सेक्टर हैं, इनके बिना कभी भी हमारा टर्शियरी सेक्टर्स का ओरिजिन नहीं हो सकता। और टर्शियरी के माध्यम से भी आप कह सकते हैं कि थ्रू सर्विस सेक्टर, यानी कह सकते हैं जो टर्शियरी जो सेक्टर हुआ, इस टर्शियरी सेक्टर के माध्यम से आप कह सकते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी जो सेक्टर है, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर जो होता है, तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। और एग्रीकल्चर को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम इसमें मशीनरी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहेंगे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, हम पावर टेलर का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें थ्रेसर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, हार्वेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा कि इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट होगा, यानी जो इंडस्ट्री का पार्ट होगा, इसको ज़्यादा हम मजबूत करेंगे। तो इससे बूस्टअप हमारा प्राइमरी सेक्टर को मिलेगा और इससे ज़्यादा बूस्टअप हमारा सर्विस सेक्टर को मिलेगा। यानी वी कैन से ऑल थ्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स जो हैं, दिस ऑल आर अलाइंड विथ ईच अदर। ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों के बिना हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऐसे मान लो दिस इज आवर डिजिटल बोर्ड, ये हमारा डिजिटल बोर्ड बना हुआ है। एंड थ्रू दिस डिजिटल बोर्ड एक्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, एजुकेशन इज विजिबल या इनविजिबल? तो एजुकेशन इज इनविजिबल, शिक्षा दिखता नहीं है, बस आपको लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आई एम विजिबल। व्हाट द क्वालिटी आई एम प्रोवाइडिंग यू, दिस इज इनविजिबल बिकॉज दिस इज द मीनिंग ऑफ फीलिंग। वह हमारे सोचने, समझने तथा महसूस करने की प्रवृत्ति होती है। तो थ्रू दिस बोर्ड एक्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन। तो थ्रू दिस बोर्ड हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड on the base of primary and secondary because it has been given the size and shape from the industry and what the components has been built as set up, these all come from you can say agriculture and allied sectors। तो ये सारे जमीन से ही प्राप्त हुए हैं, चाहे इसके हम प्लास्टिक की बात करें, लोहा की बात करें, आयरन की बात करें, ये सारे जमीन से मिले हैं। तो जमीन से आने के बाद इसका एक स्वरूप जो दिया गया, ये हमारा इंडस्ट्री में दिया गया। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कंपोनेंट्स होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन के माध्यम से नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमारा टर्शियरी जो सेक्टर्स होता है, यू कैन से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का हमारा एक कंपोनेंट होता है और इसके माध्यम से फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी और प्राइमरी जो सेक्टर्स होते हैं उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई सबको? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्वाटरनरी और क्विनरी को जल्दी से समझ जाते हैं। तो देखो फोर्थ आपका जो पॉइंट है वो आपका क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है साहब? तो क्वाटरनरी का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो बौद्धिक विकास को मजबूत करता हो। बौद्धिक विकास का मतलब हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू कैन से मेंटल प्रॉपर्टी या मेंटल डेवलपमेंट। तो इसे आप मेंटल
डेवलपमेंट कहेंगे आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे, यानी जिससे हमारा मानसिक विकास होता है, जिससे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां से आपका मेंटल डेवलपमेंट होते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्वाटरनरी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहेंगे कि जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के माध्यम से क्या होगा, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, इससे हमारा बौद्धिक विकास होता है। जैसे रिसर्च के अलावा आप कह सकते हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर करेंगे, तो रिसर्च जैसे फिर से इसको लिखना होगा, मिट गई है ना। जैसे रिसर्च हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू कैन से 3D प्रिंटिंग, you can say science and technology based education, you can say management, you can say administration, you can say library। तो दिज ऑल आर द सेक्टर्स, ये सभी वे सेक्टर्स हैं जहां से आपका मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो एक ऐसा सेक्टर जो आपसे बौद्धिक विकास करवाता है, आपका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होता है उसको डेवलप कराती है, तो ये सारे के सारे सेक्टर्स जो होते हैं हमारा क्वाटरनरी के अंतर्गत आता है। और एक लास्ट आपका इस सेक्टर्स के अंतर्गत है, उसका नाम है क्वीनरी। तो क्वीनरी क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। तो क्वीनरी का मतलब ये होता है वह क्षेत्र जो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेता है तथा नीति निर्माण करती है। अब इसका इंग्लिश में थोड़ा कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि क्या है सर। तो निर्णय, स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना, यानी डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। यू कैन से पॉलिसी मेकर, यानी जहां पर स्वतंत्र होकर के किसी भी प्रकार के चीजों पर जब हम निर्णय को लेते हैं, डिसीजन को लेते हैं, तो वह सेक्टर हमारा क्वीनरी कहलाता है। जैसे हम कहेंगे हमारे मीडिया, जैसा आप कहेंगे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप कह सकते हैं सोशल वर्कर्स या सोशल एक्टिविस्ट, यू कैन से यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर द इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड टू बी क्वीनरी सेक्टर्स। ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं ये आपका क्वीनरी के पार्ट होते हैं। और इस क्वीनरी के माध्यम से हम करते क्या हैं, तो हम स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेते हैं। हमारी जो मीडिया मीडिया स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेती है। जो भी उसको कहना होता है, जनता और सरकार के बीच में जो भी आइडिया होती है, उस आइडिया को ये रखने की कोशिश करता है। एनजीओ, सोशल वर्कर्स, these all are the sectors where they come to the independent decision and decision maker। तो ये इनको हम या तो डिसीजन मेकर कहेंगे, या तो डिसीजन लेने वाले कहेंगे, या पॉलिसी मेकर कहेंगे। तो ये सारे जो संस्थाएं जो हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 5 हमारे पास सेक्टर्स होते हैं। इज इट क्लियर? अब होता है कि सर ये तो हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था के थोड़ा कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो देखो हमारे इंडियन के कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ पहचान या भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ हम विशेषताओं पर बात करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आखिर विशेषता क्या क्या है जी? तो पहली बात तो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में भारत दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था हो चुका है। भारत वर्ल्ड का अभी के डेट में चौथी यानी फोर्थ जो इकोनॉमी है, ये भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। अभी हम यदि मैं बात करूं तो स्पष्ट बता दूं कि जीडीपी में फोर्थ हमारा इंडिया हो चुका है। इस तरह से पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला आपका अमेरिका है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा आपका जर्मनी है, चौथा इंडिया है और पांचवा देखा जाए तो आपका यूके यानी इंग्लैंड है। यानी अभी के डेट में मैं कहूं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था अब जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था चौथी हो चुकी है। और पांचवा पर चला जाएगा जापान, पांचवा आपका जापान हो जाएगा और सिक्स्थ जो हो जाएंगे ये आपका यूके हो जाएगा। और इस तरह से भारत जो है जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ा है। भारत का भी यदि जीडीपी देखा जाए तो डॉलर देखेंगे 4.187 ट्रिलियन डॉलर का जो है आज के डेट में भारत की इकोनॉमी हो चुकी है। वहीं जापान की यदि जीडीपी की बात करें तो इसका डॉलर लगभग 4.186 ट्रिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी है। और इस तरह से जापान की इकोनॉमी को भारत डिफीट करते हुए, पछाड़ते हुए भारत दुनिया का अब चौथी अर्थव्यवस्था हो चुका है, जिसका 4.187 ट्रिलियन डॉलर का भारत का इकोनॉमी हो गई है। तो ये अकॉर्डिंग टू जीडीपी इफ यू आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट, तो भारत दुनिया का चौथा जीडीपी वाला देश हो चुका है। पहला पॉइंट समझ में आ गई। दूसरी बात यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत का परचेजिंग पावर पैरिटी की यदि बात किया जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी में परचेजिंग पावर पैरिटी यानी इसको हिंदी होता है क्रय शक्ति समता, इसका हिंदी होगा क्रय शक्ति समता। तो इसमें यदि भारत की बात किया जाए तो भारत दुनिया का थर्ड यानी तीसरा दुनिया की इकोनॉमी है। तो प्रश्न होगा कि सर पहला, दूसरा, तीसरा कौन? तो पहले स्थान पर यहां पर चाइना आ जाएगा, सेकंड स्थान पर आपका अमेरिका है और थर्ड स्थान पर आपका प्यारा इंडिया है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि भारत जहां जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो जहां जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, वहीं भारत को यदि हम क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया का भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए, ये तो आपका दूसरा पॉइंट हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, आज भी यदि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को कही जाती है। क्यों भाई? मैं मानता हूं कि जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो 1947 में भारत का जो जीडीपी था इसमें हमारा कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र था तो इसका योगदान लगभग 50% था। ठीक है, यानी 50% इस समय देखेंगे तो कृषि एवं जो हमारा संबद्ध जो क्षेत्र था, इस संबद्ध क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन उस समय देश की आज़ादी के समय 50% थी। लेकिन अभी 2025 की यदि बात किया जाए तो इसमें भी घटा है और घट करके हम कहेंगे कि यह लगभग कह सकते हैं कि 14 से 16% के बीच में अब आ गए हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि आज भी भारत में सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है, रोजगार देने वाला क्षेत्र हमारा आज भी जो है कृषि क्षेत्र बना हुआ है, एग्रीकल्चर बनी हुई है। क्योंकि हम कहेंगे कि देश का जो हमारा कुल आबादी है, इस कुल आबादी का, ठीक है,
कुल आबादी का 49% जो आबादी है वह हमारा कृषि क्षेत्र में रोजगार है, काम कर रहा है या कह सकते हैं नौकरी कर रहा है। तो अभी के डेट में भी हम कहेंगे कि भारत के जो कृषि क्षेत्र हैं, यह भारत के कृषि क्षेत्र भारत के सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं, जैसे भारत के जो किसानों की बात किया जाए तो देश के जो हमारे किसान हैं, तो किसानों का लगभग 82% जो किसान हैं वो हमारे यहाँ सीमांत किसान हो चुके हैं। क्या है? सीमांत किसान। इसको सीमांत किसान को आप फ्रंटियर कह सकते हैं, ठीक है। यानी लगभग ऐसे किसान हमारे 82% हैं जिनके पास यदि देखा जाए तो सीमांत किसान के बारे में बता देता हूं, थोड़ा याद कर जाना एग्जाम के लिए। तो सीमांत किसान किसको कहेंगे साहब? तो सीमांत किसान का मतलब होता है जिनके पास 1 हेक्टेयर या इससे कम खेती योग्य खेती जोत हो, ऐसे समझो। यानी कृषि करने के लिए किसानों के पास यदि 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से कम यदि जमीन है, तो वैसे किसानों को हम लोग सीमांत किसान कहते हैं। अब आज हमारे भारत में ज़्यादातर किसान जो हैं वह सीमांत किसान हो चुके हैं, कारण कि उनके पास 1 हेक्टेयर है, इससे कम उनके पास जोत है यानी जमीन है। तो अब प्रश्न होता है कि भारत में इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आज भी भारत के लगभग 49% जो देश की आबादी है वह कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में रोजगार कर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो कुल हमारी जनसंख्या है, या दूसरे स्लाइड में ले लेता हूँ, तो हम ये भी कह सकते हैं भारत की कृषि की विशेषता की बात कर रहे हैं ना, तो हम कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो आगे की यदि देखा जाए तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि विशेषताओं की बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज भारत की बात किया जाए, 3rd या 4th हम पॉइंट लिख रहा हूं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। अब सोचने वाली बात है कि आज भारत जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत की आबादी हमारी कितनी है जी? तो भारत की आबादी अभी के डेट में लगभग कहेंगे 144.17 करोड़ है। यानी इसको आप कहेंगे 1,44,17,00,000 से अधिक, ये भारत की आबादी हो गई। इस तरह से दुनिया की आबादी में देखा जाए तो दुनिया की आबादी में फर्स्ट स्थान पर अब भारत हो चुका है और सेकंड स्थान पर आपका चीन हो चुका है। यानी जनसंख्या में भारत जो है दुनिया का पहला देश हो चुका है। अब ऐसी हालात देखो कि इस तरह से भारत की कुल आबादी की यदि बात किया जाए तो भारत की कुल आबादी का लगभग कहेंगे आज भी 52% आबादी जो है, 52% प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इज इट क्लियर? तो अब सोचो कि जहां पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी है, कृषि जोत की बात करें सबसे ज़्यादा कम है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम 5वां पॉइंट रखते हैं, भारत विश्व का क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, ठीक है। और विश्व का जल की यदि बात किया जाए तो विश्व के जल का 4.5% भारत के पास है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या विश्व का 17.7% है।
17.7%, 17.5 भी कर सकते, 17.5, ठीक है, तो 17.5% है। अब सोचने वाली बात है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था की यदि विशेषताओं की बात करें तो जहां पर आज भी मात्र भारत में दुनिया की यदि हम कुल क्षेत्रफल के एरिया की बात करें मात्र 2.4%, दुनिया की जल की बात करें मात्र 4.5%, और 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो 17.5%। वो अलग बात है कि भारत 2024 में विश्व का पहला जनसंख्या वाला देश हो चुका है। तो प्रश्न होता है कि जहां पर क्षेत्रफल बहुत कम, जहां पर कह सकते हैं अन्य प्रकार के जो चीज़ें होनी चाहिए भारत के पास वो सारे के सारे कम हैं, इसके बावजूद भी भारत के आबादी और भारत के जो हमारा कृषि क्षेत्र है, यह कृषि क्षेत्र का आप मजबूती देखिए कि यह भारत में कितने मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया हुआ है। और आज भी देश की लगभग 82 करोड़ जो आबादी है, वह देश के 82 करोड़ आबादी को 82 करोड़ आबादी को भारत में फ्री में यानी मुफ्त में आज भी अनाज दिए जाते हैं। तो प्रश्न होता है कि भारत का जो हमारा कृषि क्षेत्र है यह कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा समृद्ध है या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये डेटा से स्पष्ट होकर के आता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था के यदि हम और विशेषताओं की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के अन्य सारे विशेषताओं पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। जैसे हमारा भारत की यदि बात करें, हम डायरेक्ट यहाँ पर भारत ही लिख देता हूँ, तो हम भारत की यदि बात करें बाबू लोग तो सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या तो हो ही गया, हम कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी की समस्या, गरीबी की समस्या आज भी हमारे देश में बनी हुई है, ठीक है साहब। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं तकनीकी एवं आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का निचला या निचली स्तर आज भी बना हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो आप कह सकते हैं बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या आज भी बनी हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन ये भारत की कृषि या भारत की अर्थव्यवस्था का एक कह सकते हैं कि विशेषता के ही श्रेणी में आ सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या को पर्याप्त रोजगार न उपलब्ध होना, उसके अलावा यदि हम कह सकते हैं तो भारतीय कृषि का मौसम आधारित या मानसून आधारित कर देता हूं, ठीक है, मानसून आधारित होना। आज भी हमारे भारत के कृषि क्षेत्र जो हैं वो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। उसके पीछे अनेक प्रकार के रीजन हैं। आज भी हम देखेंगे तो भारत में गरीबी की बात किया जाए तो गरीबी हमारे भारत में कहा जाता है कि गरीबी एक सामाजिक बुराई है। ध्यान देना, चाहे गरीबी हो या बेरोजगारी हो, ये दोनों के यदि देखा जाए तो इसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये हमारा एक सामाजिक बुराई है। अब इस सामाजिक जो बुराई है आज भी हमारे देश में गरीब, यदि MPI के दृष्टि से बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें, तो दक्षिण एशिया की यदि बात किया जाए तो हम कह सकते हैं पूरे दक्षिण एशिया के यदि रिपोर्ट देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक गरीब यदि होता है तो वो आपका भारत में पाया जाता है। तकनीकी एवं आधुनिक, इधर बेरोजगारी की समस्याओं की बात किया जाए तो आज भारत में हम कह सकते हैं कि भारत एक युवाओं वाला देश है।
भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन युवाओं को चाहिए क्या, तो उन्हें रोजगार का स्रोत चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। कृषि क्षेत्र हमारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज भी भारत में 82% किसान जो है सीमांत हैं, तो कहीं ना कहीं कृषि जोत का छोटा हो जाना, तो अपने परिवार की जो भी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती है, लिवलीहुड को चलाने की जो ज़रूरत होती है, इस लिवलीहुड को ही चलाने में हम कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो इसको लेकर के चुनौतियां बनी है कि एग्रीकल्चर को हम कहीं ना कहीं, जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, ये चीज़ों को तो हम उगा रहे हैं, लेकिन हमें जो एक कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा नहीं दे पा रहे, जिसके कारण हमारी आय की विषमता हो जा रही है। यानी कह सकते हैं आय की जो हमारी होती है, तो कहेंगे आय की विषमता, या कह सकते हैं आय में भिन्नता, विषमता यानी आय में हमारी भिन्नता दिख रही है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर झुकाव एग्रीकल्चर के तरफ है, और एग्रीकल्चर अच्छे न होने के कारण, फसल अच्छे न होने के कारण, उनका जो भी पूंजी लगते हैं उसके एवज में उनका जो इनकम होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, वह अभी नहीं हो पा रहा है। तो दिस ऑल आर द कॉजेज, दिस ऑल आर द रीजन्स एंड सर्कमस्टेंसेस ड्यू टू दैट अभी भी हम भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे जो टर्म थे, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन आज आपका पूरा हो जाता है। अब हम लोग न्यू टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं आज ही, और अगला हमारा टॉपिक इसी में मैं शुरू करता हूँ, वह होगा हमारा राष्ट्रीय आय। क्या होगा साहब? आगे हमारा होगा राष्ट्रीय आय, यानी इसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है साहब, नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम आप कैसे बनाइएगा। देखो नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन होगा, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु तथा सेवा का अंतिम, अच्छे समझिएगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। बस अब इसको समझते हैं। यानी सबसे पहला टर्म क्या है? एक वित्तीय वर्ष। हमारे यहाँ भी वित्तीय वर्ष क्या है? तो हमारे यहाँ फिनांशियल जो ईयर है, अभी जैसे 2025 और 26 हमारा चल रहा है, तो ये हमारा वित्तीय वर्ष हो गया। में कुल उत्पादित, यानी टोटल आपने क्या प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट दो ही हो सकता है, या तो हम गुड्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं, या तो सर्विसेज का प्रोडक्ट करते हैं। उसका अंतिम यानी फाइनल आपका मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू यानी मॉनेटरी करेंसी जो होता है, करेंसी का वैल्यू क्या होता है, इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। जैसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा, ये हमारे पास रहा गेहूं, ठीक है, और गेहूं से आपने बनाया आटा, और आटा से आपने बनाया ब्रेड। ध्यान देना, आटा से बनाया आपने ब्रेड, ध्यान समझना। अब मान के हम चलते हैं कि हमारा गेहूं जो है, हम गेहूं को 10 रुपये प्रति केजी खरीदा, और 10 रुपये प्रति केजी से गेहूं से हमने आटा जब बनाया, तो यहाँ पर आपको 15 रुपये प्रति केजी अब आपका कॉस्ट हो जाता है। और उसके बाद जब इसको आप ब्रेड की ओर आते हैं, तो ब्रेड में सारे कॉस्टिंग जोड़ करके ये 25 रुपये प्रति केजी हो जाता है। अब आपको सोचने वाली बात है कि कह क्या रहा है राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में कह क्या रहा है? तो कहता है एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन। तो हमने कुल उत्पादन क्या किया, और कुल उत्पादन में कहता है कुल उत्पादित चाहे वस्तु हो या सेवा, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो अब प्रश्न है कि हमारा गेहूं क्या है? प्रारंभिक है, यानी 10 रुपया किलो क्या है? प्रारंभिक है। हमारा अंतिम प्रोडक्ट क्या है? तो दिस इज आवर लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज आवर लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा अंतिम प्रोडक्ट हमारा ब्रेड है, और हमारा लास्ट यदि देखा जाए तो लास्ट हमारा मॉनेटरी वैल्यू क्या है? तो लास्ट हमारा जो मॉनेटरी वैल्यू जो है, या लास्ट मॉनेटरी वैल्यू हमारा 25 रुपया है। मैंने क्लियर हुआ? तो यदि हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा जाए, तो राष्ट्रीय आय इसमें हमारा क्या हुआ? तो हमारा राष्ट्रीय आय जो हमारा प्रोडक्ट हुआ, हमारा ब्रेड जो हुआ,
ये हमारा राष्ट्रीय प्रोडक्ट हुआ, या कह सकते हैं कि यह हमारा अंतिम प्रोडक्ट हुआ, यह हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। और फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो है 25 रुपया जो है यह हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, यही हमारा राष्ट्रीय आय है। तो अंतिम हमारा प्रोडक्ट ब्रेड होगा, और ब्रेड का जो वैल्यू हमारा 25 रुपये प्रति केजी आ रहा है, दिस इज आवर नेशनल इनकम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, इसलिए हम कह सकते हैं एग्जाम्पल तौर पर 1 केजी गेहूं का मूल्य 10 रुपया, वहीं आटा का मूल्य 15 रुपया तथा अंतिम उत्पाद ब्रेड का मूल्य 25 रुपया है। इस प्रकार यहाँ राष्ट्रीय आय के रूप में 25 रुपया ब्रेड का मूल्य माना जाएगा। समझ में आ गया? आया कि नहीं? तो आपसे कोई पूछेगा कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो सिंपल से समझाना है कि देखो भैया, एक जो हमारा फिनेंशियल जो ईयर होता है, तो एक फिनेंशियल ईयर में हम चाहे जो भी प्रोडक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट दो ही होता है, या तो गुड्स होता है या तो सर्विसेज होते हैं। तो जो भी हम गुड्स या सर्विसेज को हम प्रोडक्ट करते हैं, उसका जो अंतिम जो हमारा मॉनेटरी वैल्यू होता है, यानी अंतिम जो उसका कह सकते हैं कि जो मौद्रिक मूल्य होता है, यह मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हमारे पास गेहूं है, गेहूं से हमने आटा बनाया और आटा से हमने ब्रेड बनाया, तो प्रश्न होता है कि सभी में अंतिम प्रोडक्ट हमारा क्या है? तो पता चला कि अंतिम प्रोडक्ट हमारा ब्रेड है। तो ब्रेड का जो वैल्यू होगा, ब्रेड का जो कॉस्टिंग होगा, यही हमारा राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा, न कि 10 रुपया और न कि 15 रुपया काउंट किए जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा है, यह 10 रुपया केजी के बाद आटा 15 रुपये किलो हुआ। इसमें आटा में क्या हुआ? गेहूं के दाम प्लस लागत। लेकिन वहां पर क्या हुआ? गेहूं के दाम, आटा के दाम प्लस अन्य खर्च तथा जो भी वहां पर प्रोड्यूसर है उसका कॉस्टिंग या उसका प्रॉफिट, ये सभी जोड़ने के बाद यह सामान बाजार में अंतिम रूप से 25 रुपया में हमें प्राप्त हो रहा है, कंज्यूमर को 25 रुपया में प्राप्त हो रहा है। तो जो भी कंज्यूमर को प्राप्त हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। और यह मार्केट प्राइस के ही आधार पर हमारा राष्ट्रीय इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो होता है, नेशनल इनकम जो होता है, इसको इवेल्युएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे समझ में आ गया? तो आपसे यदि कोई पूछता है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, मुझे लगता है बहुत आराम से इस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझा सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो। इज इट क्लियर? अब होता है कि सर, अब राष्ट्रीय आय के तो हमने डेफिनेशन समझ गए, अब राष्ट्रीय आय कितने प्रकार के होते हैं, इस चीजों को समझना होगा, है ना? तो देख लेते हैं, समय आप लोग का है अभी पढ़ने के लिए है। तो देखो, राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय मुख्य रूप से मेरे प्यारे बच्चों, यानी नेशनल जो इनकम होता है, वो राष्ट्रीय आय हमारा मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। चारों को अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहला आपका जीडीपी होगा, दूसरा जो होगा एनडीपी होगा, तीसरा आपका जीएनपी होगा, और चौथा आपका एनएनपी होगा। यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होगा ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट, और ये होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं, सभी की हिंदी भी कर लो बाबू लोग। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। तीसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चौथा, निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इस तरह से नेशनल जो इनकम होता है, नेशनल इनकम 4 भागों में बटेगा। अब सबसे पहले हम लोग देखो, यहां कॉमन सेंस लगाओ। क्या है, यहां पर ग्रॉस है, यहां पर नेट है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा सर ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। यहां पर डोमेस्टिक है, यहां भी डोमेस्टिक है, यानी ये तो सिमिलर हो गया। लेकिन अब देखो कि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से क्या बना, नेशनल। यानी एक तरफ डोमेस्टिक है तो एक तरफ नेशनल है, एक तरफ ग्रॉस है तो एक तरफ नेट है। हमें ये चीज़ों को समझना होगा कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है और नेशनल क्या होता है। ये टर्म को समझना होगा। तो सबसे पहले देखो ग्रॉस और नेट के बारे में हम समझाता हूं। जैसे आपके सामने एक ग्रॉस है, एक आपके पास नेट है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन बड़ा, क्या जवाब दोगे। तो ग्रॉस और नेट को समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मान के इमेजिन हम करते हैं बाबू लोग कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति को XYZ मान लिया जाए। अब ये 2024 के जो जनवरी था, ये जनवरी में ये थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, यानी इन्वेस्ट करता है, निवेश किया। और इन्होंने एक कहेंगे कि जो शॉप होता है, एक इन्होंने दुकान खोला, ठीक है। और इस दुकान में इसका जो इन्वेस्टमेंट था, या इसका इन्वेस्टमेंट मान कर चलते हैं कि 2 लाख रुपया का इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके दुकान खोला। क्लियर हो गई। कितना, 2 लाख रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कर करके इन्होंने को दुकान खोला। उसके अलावे कह सकते हैं कि बीच में कह सकते हैं जैसे बल्ब होता है ना, जैसे कहेंगे फैन होता है, काउंटर होता है, ये सभी में भी इसका कॉस्ट हुआ। और ये सभी में कॉस्टिंग हम मान के चलते हैं कि सभी बनाने में लगभग 50,000 रुपया की इसकी खर्च होती है। अब एक चीज़ और लेके चलते हैं। अब सालाना एक साल में इन्होंने काम किया, 1 साल इन्होंने दुकान चलाया। तो मान लो कहीं बाजार में कहीं नौकरी करता, एक दिन में 100 रुपया भी कमाता, तो महीना के 3,000। तो जब महीना के 3,000 तो 12 या 36,000 एक तरह से लेकर चलते, क्योंकि कोई भी कहीं काम करता है तो वो अपना मेहनताना जो होता है वो जोड़ के रखता है, ठीक है। चलो और नहीं तो और अनेक प्रकार का चलते। कुछ सामान ऐसे हुए जो कुछ ब्रेक हो गया, यानी टूटा फूटा, या कह सकते हैं स्पॉइल हो गया, और रिपेयर इन्होंने दुकान में सामानों को किया। इस पर मान के चलते इसको 10,000 रुपया का और खर्चा हुआ, ठीक है। तो अब प्रश्न होता है कि कोई व्यक्ति का, लेकिन जब ये 2025 आता है तो 2025 में इसके पास लगभग 4 लाख रुपया इसके काउंटर में दिखता है। कितना, 4 लाख रुपया। अब तो लग रहा होगा कि अरे 2024 के जनवरी में हमने 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, 50,000 रुपया काउंटर इस समय लगा था, और 10,000, अरे हम तो ये हुआ और इतना आ गया। तो लग रहा है कि अरे 2 लाख रुपया हमने खर्च किया और 4 लाख रुपया हो, यानी 2 लाख रुपया का प्रॉफिट, ये नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो आपका 4 लाख रुपया जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 4 लाख रुपया जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम कह सकते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस जो प्रॉफिट होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कहेंगे इन्वेस्टमेंट, माइनस इन्वेस्टमेंट, प्लस आप कहेंगे कि डिफरेंट जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, डिफरेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया।
तो प्रश्न हुआ कि इस व्यक्ति को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपया हुआ, यानी 4 लाख माइनस इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना का है, तो इन्वेस्टमेंट इसका 2 लाख का है, यानी 2 लाख इधर हो गया, प्लस क्या है डिफरेंट एक्सपेंडिचर, तो बल्ब पंखा ये सब पे 50,000 रुपया का इसका खर्च हुआ है। उसके बाद काउंटर पे 10,000 का खर्च हुआ है। और मान के हम चलते हैं कि 100 रुपया भी रोज कमाते, कहीं दूसरे जगह कमाने जाते तो 100 रुपया कमाते, तो महीना के 3,000, तो 12 या 36,000 तो हमारा कम से कम एक वेजेस बन गया है ना। प्लस हम कह सकते हैं कि बिजली बिल ये सब तो आया ही होगा, इसमें भी हम 5,000 रुपया का जोड़ लेते हैं बिजली बिल। अब बताओ टोटल इसके पास कितना हुआ, तो 4 लाख रुपया यहाँ माइनस कर लो, 4 लाख में से अब घटाना है साहब, तो 4 लाख माइनस 2 लाख 50 और 60, 50-60 है ना, 50 और 10 60,000, 96,000, यानी इधर हो गया 96, 1,01,000 है ना, यानी 3,01,000 तो इधर ही हो गया, यानी 3.1 लाख तो इधर हो गया। अब इसको घटा दो तो लगभग कितना हो जाएगा, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 99,000 हुआ। तो जो 99,000 हुआ इसी को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। यानी इससे प्रूफ होता है कि ग्रॉस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट, क्योंकि ग्रॉस हमारा कितना था 4 लाख, लेकिन नेट कितना हुआ मात्र 99,000, तो जो 99,000 है यही हमारा नेट है। तो ग्रॉस का मतलब हुआ कि जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो हमारा निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारे चीजों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा कह सकते हैं फ्लो के रूप में हमें दिखाई देता है, अगर हमारी इतनी इनकम है तो ये हमारा जो होता है ग्रॉस होता है। और उसमें से जो भी हम अपने एक्सपेंडिचर सब किए उसको हटा देते हैं, तो जो हमारा निम्नतम जो वैल्यू होता है, मिनिमम जो वैल्यू निकल के आता है वह हमारा नेट होता है। तो इस व्यक्ति को टोटल इसका एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख, लेकिन लग रहा है कि अरे अब हमारे पास तो 4 लाख रुपया हो चुका है। देखिए 4 लाख रुपया दिख रहा है, लेकिन 4 लाख में इसका निवेश भी तो है, 4 लाख में इसको विभिन्न प्रकार के खर्च भी तो हैं, 4 लाख के अंदर इसका विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं एक्सपेंडिचर भी जड़े हुए हैं, इसका इसमें सैलरी भी जुड़ा हुआ है, वेजेज भी जुड़ा हुआ है। तो इस सभी को यदि आप घटाएंगे तो रियल में इस व्यक्ति के पास कितना बचा, तो इसके पास रियल में बचा आपको 99,000। तो जो 99,000 जो है यह 99,000 इसका क्या हुआ, इसका नेट हुआ। इसीलिए इकोनॉमिक्स में आपका ग्रॉस और नेट जब आएगा तो आप एक चीज़ों को ध्यान देना है कि किसी भी हमारे इकोनॉमी के टर्म में हमारा ग्रॉस ऑलवेज हमारा बड़ा होता है नेट की अपेक्षा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल देख लो कि यहाँ पर ग्रॉस हमारा 4 लाख दिखा और नेट हमारा कितना दिखा, मात्र 99,000 दिखा। तो बताओ 4 लाख ज़्यादा हुआ, 99,000 कम हुआ। Therefore you can say gross is always greater than net और net is always lesser या lower than you can say gross। तो ये दो टर्म समझ में आ गया, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। अब हमारा जीडीपी जो होगा, जीडीपी को हम लोग तोड़ेंगे, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, रियल प्राइस क्या होता है, बेस ईयर पर कैसे निकाले जाते हैं। एग्जाम में जितने भी हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टर्मों को अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल का क्लास जो होगा ये पूरे के पूरे नेशनल इनकम से अब चलेगा। आज हम लोग नेशनल इनकम में केवल डेफिनेशंस किए हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैसे निकाला जाता है, कैसे काम करता है। अगले क्लासेज में सारे टर्मों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेवा यहीं तक। आप लोग क्लास ले लेते हैं लेकिन क्लास में जुड़ते आप लोग बहुत कम हैं, ये बहुत गलत बात है। अरे क्लास लिए हो तो पढ़ते रहना चाहिए, क्लास में पढ़ोगे तब ना जो आपके पास समस्याएं हैं टीचर के सामने रखोगे, टीचर उसको सॉल्व करेंगे।